22 अप्रैल 2025 दोपहर के करीब 1:30 कश्मीर की पहलगाम घाटी बैसरन का वो इलाका जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। ऊंचे देवदार, दूर तक फैली हरी घास, बर्फ से ढकी चोटियां और पहाड़ों के बीच पसरी हुई ऐसी शांत जैसे यहाँ कभी हिंसा पहुंच ही नहीं सकती। उस दिन वहाँ सैकड़ों पर्यटक थे। कोई परिवार के साथ आया था, कोई दोस्तों के साथ और कुछ लोग अपनी जिंदगी की नई शुरुआत का जश्न मनाने पहुंचे थे। उन्हीं में एक जोड़ा भी था, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और उनकी पत्नी हिमांशी। पहली बार दोनों साथ कश्मीर आए थे। वो दोनों घाटी की घास पर बैठे थे। हवा चल रही थी, आसमान साफ था और शायद उस पल उन्हें लग रहा था कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसी शांति के पीछे जंगलों में मौत छिपी बैठी थी। अचानक देवदार के पेड़ों के बीच हलचल हुई। 5 से 6 हथियारबंद आतंकी बाहर निकले, सेना जैसी वर्दी, चेहरे ढके हुए, हाथों में AK-47 और आम-4 कार्बाइन। पहले कुछ लोगों को लगा शायद सेना का कोई गश्ती दल है, लेकिन अगले कुछ सेकंड में सच सामने आ गया। आतंकियों ने लोगों को रोकना शुरू किया और फिर उन्होंने एक सवाल पूछा, हिंदू है या मुसलमान? घाटी की हवा अचानक भारी हो गई। लोग समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। जिसने कहा हिंदू, उसे वहीं गोली मार दी गई। जो कलमा नहीं पढ़ पाया, उसे भी नहीं छोड़ा गया। घाटी में चीखें गूंजने लगी, बच्चे रोने लगे, लोग भागने लगे, लेकिन खुली घाटी में छिपने की कोई जगह नहीं थी। उसी दौरान शुभम द्विवेदी नाम का एक युवक आतंकियों के सामने आया। उससे पूछा गया, कौन हो? उसने सिर्फ इतना कहा, हिंदू हूँ, और अगले ही पल गोलियां चल गईं। वहीं दूसरी तरफ मंजूनाथ नाम के एक व्यक्ति को गोली लगी तो पल्लावी रोते हुए आतंकियों से कह रही थी, मुझे भी मार दो, मैं अब जीकर क्या करूंगी? लेकिन जवाब में एक आतंकी हंस पड़ा और बोला, जा मोदी को जाकर बता देना। लेकिन इस बार दिल्ली में बैठा भारत ये सुनने के मूड में नहीं था। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। हमले की खबर मिलते ही उन्होंने अपना दौरा बीच में छोड़ा और सीधे दिल्ली लौट आए। रायसीना हिल्स पर हलचल शुरू हो चुकी थी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, तीनों सेनाओं के प्रमुख रॉ, IB, NTRO सब सक्रिय हो चुके थे। अगले दिन मोदी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने कोई कागज नहीं देखा, कोई तैयार भाषण नहीं पढ़ा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जो लोग इस हमले के जिम्मेदार हैं उन्हें उनकी सोच से भी बड़ी सजा मिलेगी। ये सिर्फ बयान नहीं था, ये आदेश था। और उसी पल से भारत की जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले भारत ने कूटनीतिक वार किए। सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी गई, वो समझौता जिस पर पाकिस्तान की खेती और पानी की बड़ी जरूरतें टिकी थीं। अटारी बॉर्डर बंद हुआ, वीजा रद्द किए गए, भारत में पाकिस्तानी कंटेंट पर रोक लगनी शुरू हुई। लेकिन असली तैयारी पर्दे के पीछे चल रही थी। 29 अप्रैल 2025 दिल्ली का दक्षिण ब्लॉक, एक बेहद सुरक्षित कमरे में प्रधानमंत्री मोदी, अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। कमरे में ज्यादा आवाजें नहीं थीं, लेकिन माहौल बता रहा था कि कुछ बड़ा तय होने वाला है। बताया जाता है कि मोदी ने वहां सेनाओं से कहा, जो जरूरी समझे, पूरी छूट है, और उसी पल ऑपरेशन की अंतिम मंजूरी मिल गई। लेकिन उस कमरे में बैठे अजीत डोभाल के दिमाग में उस वक्त सिर्फ 2025 नहीं चल रहा था। उनके सामने 1999 की एक रात घूम रही थी। कंधार, अफगानिस्तान, ऐसी 814 हाईजैक, 176 यात्री, 7 दिन का संकट और आतंकियों की एक मांग, मसूद अजहर को रिहा करो। उस वक्त भारत मजबूर था, मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा। अजीत डोभाल उस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा थे। उन्होंने वो बेबसी देखी थी कि उसी रात उन्होंने मन में ठान लिया था कि भारत दोबारा इतना कमजोर नहीं दिखेगा। अब 25 साल बाद वक्त बदल चुका था। रॉ और भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान और POK के आतंकी ढांचे की पूरी मैपिंग शुरू कर दी। हर कैंप, हर रेडियो सिग्नल, हर मूवमेंट रियल टाइम में ट्रैक होने लगी। सैटेलाइट इमेज, ड्रोन सर्विलांस, जमीन पर मौजूद एजेंट, सब मिलाकर 21 आतंकी ठिकाने चिन्हित किए गए। इनमें से 9 सबसे अहम टारगेट चुने गए, वही अड्डे जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां से भारत में हमलों की साजिशें तैयार होती थीं। 5 मई तक पूरा ऑपरेशन तैयार था। 6 मई को अचानक देश के 244 शहरों में मॉक ड्रिल का ऐलान हुआ। पाकिस्तान को लगा भारत उत्तरी सीमा से बड़ी सैन्य कार्रवाई करेगा। उनका फोकस उत्तर की तरफ चला गया, लेकिन असली तैयारी कहीं और हो रही थी। 7 मई 2025 रात 1:05 दिल्ली का वॉर रूम, बड़ी स्क्रीनें, लाइव फीड, रडार और बीच में बैठे अजीत डोभाल। प्रधानमंत्री मोदी लगातार संपर्क में थे, हर अपडेट लिया जा रहा था। उसी समय भारतीय लड़ाकू विमान पाकिस्तान और POK की तरफ बढ़ रहे थे। पहला निशाना था मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप। यही वो जगह थी जहां पहलगाम हमले से जुड़े आतंकियों को ट्रेनिंग मिली थी। सर्विलांस ड्रोन से ग्रीन सिग्नल मिला और अगले ही पल मिसाइल दागी गई। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर आग का बड़ा गुब्बार दिखाई दिया। पहला लक्ष्य खत्म हो चुका था। फिर अगला टारगेट सैयदना बिलाल कैंप, जहां नए आतंकियों की ट्रेनिंग चलती थी। फिर गुलपुर कैंप, बरनाला कैंप, अब्बास कैंप, एक के बाद एक ठिकाने खत्म होते गए। वो रूम में कोई जश्न नहीं था, सिर्फ अगला लक्ष्य, फिर अगला। इसके बाद भारत ने वो किया जो पहले बहुत कम हुआ था। भारतीय कार्रवाई इंटरनेशनल बॉर्डर के अंदर तक पहुंच गई। सियालकोट में सर्जिल कैंप निशाना बना, मुरीद के में लश्कर का बड़ा ढांचा तबाह हुआ, और फिर आया आखिरी और सबसे बड़ा टारगेट, बहावलपुर, जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय, मरकज सुभान अल्लाह, वही जगह जिसका नाम संसद हमले, अपचबा, दिकरबहम, पुलवामा और कई आतंकी घटनाओं से जोड़ा जाता रहा था। एक सटीक हमला और पूरा ढांचा आग में बदल गया। इस ऑपरेशन
ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और ये पूरी कार्रवाई करीब 25 मिनट में खत्म हो गई। लेकिन सुबह तक खबरें आने लगी कि इस हमले में मसूद अजहर के करीबी रिश्तेदार भी मारे गए, उसका भाई, उसके रिश्तेदार और कई बड़े कमांडर। मसूद अजहर ने बाद में कहा, काश मैं भी उनके साथ मर जाता। वही मसूद जिसे कभी भारत मजबूरी में छोड़ने पर मजबूर हुआ था, अब पाकिस्तान पर दबाव बढ़ चुका था। ऑपरेशन से कुछ घंटे पहले पाकिस्तानी वायुसेना ने सोशल मीडिया पर लिखा था, चैन से सो जाओ, PAF जाग रही है। लेकिन कुछ घंटों बाद भारत के हमले पाकिस्तान के अंदर तक पहुंच चुके थे। इसके बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की, ड्रोन भेजे गए, मिसाइलें दागी गई, लेकिन भारत की एयर डिफेंस प्रणाली सक्रिय थी। S-400 सिस्टम ने कई खतरों को हवा में ही रोक दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव तेजी से बढ़ा। आखिरकार 10 मई को पाकिस्तान के DGMO ने भारतीय DGMO से संपर्क किया और सीज फायर की बातचीत शुरू हुई। लेकिन भारत ने दुनिया को सिर्फ सैन्य जवाब नहीं दिखाया, एक और तस्वीर दिखाई। ऑपरेशन के बाद दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मंच पर 2 महिला अधिकारी खड़ी थी, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वमिका सिंह। एक मुसलमान, एक हिंदू, दोनों साथ खड़ी थी। पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर हत्या की थी। भारत ने जवाब दिया कि यह देश धर्म से नहीं टूटेगा। दोनों अधिकारियों ने दुनिया के सामने ऑपरेशन के सबूत रखे, बताया कि निशाने सटीक थे, नागरिकों को नुकसान पहुंचाने से बचने की कोशिश की गई। और फिर कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा, उन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमने आतंक के अड्डे उजाड़ दिए। भारत ने जवाब देने का फैसला कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ हमला नहीं, एक संदेश था कि अब भारत चुप नहीं रहेगा।